हेलो, नमस्कार। जय हिंद सभी को। स्वागत है सभी का अधिगम मंत्रा पर। मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच एक नया वीडियो लेकर के, जहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं केवीएस पीजीटी कॉमर्स और साथ साथ हम तैयारी कर रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी कॉमर्स की। हाल ही में सुनने में आया है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसने भर्तियों पर थोड़ी सी कार्यवाही तेजी कर दी है, जिसके कारण संभावित है कि आने वाले समय में जल्द ही आपको ये सुनने को मिल जाएगा कि टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा है वो होने वाली है ना। कब होगी अभी इस पर संशय है, तो अभी ये ना पूछें कि कब होने की संभावना है। तो अभी इसको लेकर के कहीं कोई खबर नहीं है और कहीं कुछ नहीं, स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये संभावित है कि जल्द ही ये प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी और जल्द ही आपका जो है एग्ज़ाम हो जाएगा। और बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं वो धरने भी में भी हैं और प्रदर्शन भी कर रहे हैं या जा कर के मिल भी रहे हैं, है ना। तो वो चीज़ें चल भी रही हैं, है ना। सभी को इंतज़ार है, तो उम्मीद है जल्दी ये सब हमारा होगा, है ना। तो इंतज़ार करते हैं, तब तक अपनी तैयारी करते हैं, है ना। जितना ज़्यादा टाइम मिलेगा उतना ज़्यादा हमें तैयारी करने का समय मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी तो मुझे ऐसा लगता है कि जो तैयारियों में लगे हैं या जिनको कंफर्म ही कि भाई हमें तो सीट निकालनी ही निकालनी है, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, वो केवल अपनी तैयारी में लगे होंगे। डेट जब भी आएगा वो आ ही जाएगा, एग्ज़ाम तो होगा ही, ठीक है। वो थोड़ा बहुत लेट सवेर है वो ठीक है। बाकी केवीएस का नोटिफिकेशन आउट है ही और उसकी भी एग्ज़ाम्स आने वाले समय में हमें देखने को मिल जाएगा। तो ये एक चीज़ है। तो यहाँ पर हम जो तैयारी कर रहे हैं वो किस चीज़ की कर रहे हैं? दोनों की कर रहे हैं। दोनों का सिलेबस सेम है, लगभग लगभग सेम है। कुछ टॉपिक्स हैं जो केवीएस में अलग हैं और वो टॉपिक्स टीजीटी पीजीटी में नहीं है। तो अभी फ़िलहाल के लिए ये जो टॉपिक हम कर रहे हैं ये दोनों में पैरेलली साइमल्टेनियसली इक्वलेंट है ना। वहाँ पर आपका टीजीटी पीजीटी में भी ये टॉपिक है और साथ साथ में आपका केवीएस में भी ये टॉपिक है। हमारा पीजीटी कॉमर्स की सीरीज़ में पार्टनरशिप चल रहा है और पार्टनरशिप के अंदर हम फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पहले ही कर चुके हैं। रिसेंट में लास्ट डे हमारा जो है एडमिशन ऑफ पार्टनर का हमने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला कॉन्सेप्ट जो था उसको खत्म किया था। अब वैसे तो एडमिशन के एमसीक्यू आने थे, लेकिन मैंने एमसीक्यू जान के नहीं दिए। उसका रीज़न ये रहा कि जो रिकॉन्स्टिट्यूशन है, चाहे एडमिशन है, चाहे रिटायरमेंट है, डेथ है या डिसोल्यूशन है, इनके सबके एमसीक्यू हम एक साथ करेंगे ताकि उसका रिवीजन हो जाए, है ना। तो ये एक चीज़ है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक, जहाँ पर हम रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर की बात करेंगे। और कहने की तो ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ये जिम्मेदारी आपको मैंने बखूबी दी हुई है कि जैसे ही वीडियो आया करे आप तुरंत उसको शेयर कर दिया करो। तो शेयर तो आपने कर ही दिया होगा, है ना, अपने मित्रगणों के साथ या अपने परिवार वालों के साथ जिन जो भी पीजीटी कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपी टीजीटी पीजीटी है चाहे वो केवीएस है। और आपने तो सब्सक्राइब कर ही रखा होगा, नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए। और हाँ, जो बच्चे नए हैं इस चैनल पर, देखिए जो बच्चे नए हैं इस चैनल पर वो ये बात ध्यान में रखें कि आप इस चैनल पर जब आए हैं तो एक जिम्मेदारी हमने ले ली है। वो जिम्मेदारी ये है कि आपको पूरा सिलेबस हम कराएंगे, यूट्यूब पर ही कराएंगे, है ना। बस आपकी इतनी जिम्मेदारी है कि आपको हमारा जो है चैनल है जो अपना, उसका सब्सक्राइबर ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बढ़ सकते हैं वो जिम्मेदारी आपकी है। बाकी आपके पूरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की तैयारी हमारी जिम्मेदारी है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, दैट इज़ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। पहले की तरह जैसे हम करते हैं, थोड़ी सी थ्योरी है और ज़्यादातर न्यूमेरिकल बेस्ड है, ताकि हमें थ्योरी ज़्यादा रटनी ना पड़े। देखिए अकाउंट्स है तो न्यूमेरिकल होना स्वाभाविक है। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, तो कुछ पॉइंट्स हैं। पहला क्या है, कोई व्यक्ति कोई पार्टनर रिटायर कब हो सकता है? इफ देर इज एन एग्रीमेंट टू द इफेक्ट बिटवीन द पार्टनर, उनके बीच में कोई एग्रीमेंट है, अनुबंध है, और जिसका इफेक्ट, जिसका प्रभाव हो गया है ना, उसके प्रभाव के कारण, ठीक है। जैसे सपोज करो 3 व्यक्ति हैं, ठीक है, क्लियर है। तो 3 व्यक्तियों में से ये जो सी व्यक्ति है ये 5 साल के लिए फर्म में पार्टनर बना। तो जैसे ही 5 साल पूरे हुए ये रिटायर हो गया, तो फर्म में 2 पार्टनर बचे, ए और बी। एक चीज क्लियर। दूसरा, विद कंसेंट
ऑफ ऑल द अदर पार्टनर्स। भाई मुझे रिटायरमेंट लेना है तो मैंने अपने जितने भी अपने पार्टनर्स हैं, साझेदार हैं, उन सब से डिस्कशन किया। उन्होंने कहा ठीक है साहब, आपने तय कर लिया है, अब हो जाइए रिटायर। तो सभी ने एक मत होकर के कह दिया ठीक है। तो कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स। तीसरा क्या है, बाय गिविंग अ रिटन नोटिस टू द रिमेनिंग पार्टनर इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल, सेक्शन 32(1). ये भी मैंने आपको बता दिया कि किसके तहत वो ले सकता है। ठीक है। अच्छा, जब पार्टनर रिटायर होता है तो उसकी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। पहला, लाइबिलिटी फॉर द फर्म एक्ट बिफोर हिज रिटायरमेंट। ठीक है। और लाइबिलिटी फॉर द फर्म्स एक्ट आफ्टर रिटायरमेंट इन द अब्सेंस ऑफ पब्लिक नोटिस बाय रिटायरिंग पार्टनर और एनी अदर एक्सिस्टिंग पार्टनर। पहला, जो जैसे सपोज कीजिए ये दो पार्टनर हैं, 3 पार्टनर हैं, इनमें से सी ने डिसाइड करा कि वो फर्म छोड़ देगा और 31 मार्च 2023 को ये भाई साहब फर्म छोड़ देंगे। तो 31 मार्च 2023 से पहले तक की जितनी भी लाइबिलिटी होंगी वो इक्वलेंट इनकी भी उसमें कंट्रीब्यूशन होगा। तो ये उनका क्या करेंगे, पूर्ण रूप से पे ऑफ करेंगे, उसके बाद ये रिटायरमेंट लेंगे, ये उनकी जिम्मेदारी है। अच्छा, 31 मार्च 2023 को रिटायर होने के बाद ये एक या तो ये या इनके बिहाफ पर ये दोनों, जो पब्लिक है, आम जनता, तो एक पब्लिक नोटिस देंगे जैसे न्यूज़पेपर में वगैरह में कि जो हमारा पार्टनर है, सी है, वो पार्टनरशिप फर्म से रिटायर हो चुके हैं। तो उससे ये होगा कि सभी लोगों के जानकारी में ये सूचना आ जाएगी कि भाई जो सी व्यक्ति है वो अब फलाना फर्म का साझेदार नहीं रहा है। तो ऐसे लोग जो केवल और केवल सी के कारण फर्म से जुड़े हुए हैं या सी के कारण क्रेडिट माल दे देते हैं, उधार दे देते हैं, तो उनकी जानकारी में आ जाएगा। अच्छा, अगर ऐसा नहीं किया तो जो पार्टनर है ना, वो उस अपने रिटायरमेंट के बाद भी फर्म के प्रति लायबल रहेगा। बेशक रिटायर हो जाए लेकिन फिर भी वो लायबल रहेगा। ठीक है, क्योंकि पब्लिक ने उसको ये मान करके कि फर्म में सी भी साझेदार है, यह मान करके फर्म को लोन दिया है या माल दिया है, तो सी की जिम्मेदारी बनती है फिर उसको पे ऑफ करने की। ये एक चीज़ है। तो बस ये बात सेक्शन 32 ऑफ सबसेक्शन 3 और सेक्शन 32 एंड सबसेक्शन 4 में कही गई है, और ये वाली बात सेक्शन 32 ऑफ सबसेक्शन एंड सबसेक्शन 2 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 और पार्टनरशिप एट विल का जिक्र कहाँ किया गया है, सेक्शन 32 सबसेक्शन 1। ठीक, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपकी जानकारी में होनी आवश्यक है। इसके बाद अब जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। चलिए, उसके लिए तो हम सीधा न्यूमेरिकल पर ही जाते हैं, तो न्यूमेरिकल पर आ जाइए। ठीक, देखिए सबसे पहले हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालना सीखेंगे। तो केस 1 है व्हेन अ पार्टनर रिटायर, जब कोई पार्टनर रिटायर होता है, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द रिमेनिंग पार्टनर इज नॉट गिवन। जैसे समझते हैं XYZ 3 पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/2, 2/5 और 1/10 है। 1/2, 2/5, 1/10। अब इसका डिनोमिनेटर कितना है 10, तो इसका भी 10 कर दो। तो 2/2 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 4/10। इसका 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 5/10। तो इस तरह से हमारा A, B और C की कंडीशन में रेशियो आ जाएगा 5:4:1। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। Z रिटायर हो रहा है। अच्छा, XYZ है, सॉरी, एक सेकंड देना। X, Y और Z,
एक्स वाई और जेड। तो रिटायर कौन हो रहा है? जेड रिटायर हो रहा है, ये रिटायर हो गया। अब जब जेड रिटायर हो गया तो रिमेनिंग पार्टनर कौन बचे? एक्स और वाई। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना बचा? 5:4। और यही इनका गेनिंग रेशियो भी हो जाएगा जब इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल हो। तो क्या इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं? हाँ, सीधा क्वेश्चन आएगा, ऑप्शंस में 4 वो पूछ लेगा रेशियोज, है ना, 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको एक करेक्ट बताना है। क्लियर है? सीधा क्वेश्चन बन सकता है, बनते भी हैं, पूछे भी गए हैं। जिन्होंने प्रीवियस ईयर देखा होगा उन्होंने देखा होगा कि पूछे गए ऐसे क्वेश्चन। when the remaining partner purchase or acquire the share of retiring partner in specified ratio, मतलब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है और उसका रेशो हम स्पेसिफाइड, पुराने पार्टनर जो है वो स्पेसिफाइड रेशो में क्या ले रहे हैं? गेन कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं। देखिए, अलका, हरप्रीत और श्रेया, अलका, हरप्रीत और श्रेया, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3/6, 2/6 और 1/6। अलका रिटायर हो गई, अलका क्या हो गई? रिटायर हो गई। His share is taken up by, कितना? 3/6। किसके द्वारा ले लिया गया? हरप्रीत और श्रेया के द्वारा। किस रेशो में? 3/5 और 2/5। इसका मतलब क्या है सर? देखिए, इसका मतलब ये है, पेन चेंज कर देते हैं। इसका मतलब ये है, ये तो चले दिख रहा, येलो नहीं ले रहे हैं, इसको हम ब्लैक ले लेते हैं। इसका मतलब ये है कि जो अलका, हरप्रीत है ना, हरप्रीत ने 3/5 ऑफ 3/6 ले लिया, ठीक है, और श्रेया ने 2/5 ऑफ 3/6 ले लिया। तो अल्टीमेटली 3 3 6/30 और 3 3 9, सॉरी मिस्टेक, 3 3 9, 6 यहाँ पर आएगा, 3 2 6/30, तो 9:6। तो हरप्रीत ने कितना शेयर लिया है? 9/30। और श्रेया ने कितना शेयर लिया है? 6/30। क्या ये बात समझ में आ गई? 9/30 और 6/30 की। क्लियर है? तो अगर मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूं तो मैं इसको ये लिख सकता हूं, 3 3 9 और 3 10 60 और 3 2 6 और 3 10 30। तो 3/10 और 2/10 हमारा क्या आ गया? तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो गेनिंग रेशियो आ जाएगा किसका? हरप्रीत का और श्रेया का, दैट इज इक्वल टू द 3:2। बताइए, गेनिंग रेशियो निकालना आ गया क्या? आ गया क्या गेनिंग रेशियो? चलिए, अब हम क्या करेंगे? अब हम इनका न्यू शेयर निकालेंगे। कैसे निकलेगा न्यू शेयर? कैसे निकलेगा वो देखते हैं। देखिए, हरप्रीत का न्यू शेयर, ओल्ड कितना है इनका? 2/6। ओल्ड कितना है इनका? 2/6 प्लस न्यू कितना लिया है? 3/10। क्लियर? ऐसे ही एस का, एस का कितना है? 1/6। कितना लिया है? 2/10। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 एलसीएम आ गया। क्या आ गया? 30 एलसीएम आ गया। अब जब 30 एलसीएम आ गया तो कितना आ गया? 6 5 30, 5 2 10, है ना, 10 और 9 19, 19/30। और इसका कितना आ जाएगा? इसका भी एलसीएम 30 आ गया। 6 5 30, 5 1 5, 5 और 6 11। तो न्यू शेयर आ जाएगा हमारा
H रेशियो S 19:11। क्या यहाँ तक ये वाली बात क्लियर हो गई आपके? 1 मिनट दीजिए ज़रा, 1 सेकंड दीजिए मुझे, है ना। चलिए, तो यहाँ तक आई होप किसी भी तरह का कोई डाउट और कोई क्वेरी नहीं होगी। ये बड़े आराम से इन चीज़ों को समझाने का मोटिव केवल यही है कि यहाँ से अगर क्वेश्चन बने, क्वेश्चन तो डेफिनेटली बनेगा, ये तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से जब भी क्वेश्चन बने तो आपका क्वेश्चन रहे ना। आइए थर्ड केस करते हैं। When the entire share of retiring partner is taken by only one partner, तो और भी ज़्यादा इजी है। X, Y और Z 2/5 रेशियो 1/5 रेशियो 2/5। रिटायर होने वाला व्यक्ति कौन है? Z। तो ये भाई साहब क्या हो गए? रिटायर हो गए, ठीक। एंड हिज शेयर इज एंटायरली टेकन बाय वाई। तो एक बात मुझे बताओ, एक्स का शेयर, इस पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वाई के शेयर पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? हाँ, वाई के शेयर पर पड़ेगा। क्या? पहले सर वाई का शेयर 1/5 था, अब उसमें 2/5 जो जेड का शेयर है वो और ऐड हो जाएगा, तो इसका शेयर हो जाएगा 2/5। इसका मतलब ये होगा सर कि इनका जो न्यू रेशो निकल करके आएगा, है ना, क्या निकल करके आएगा? न्यू रेशो किस किस का? एक्स का और वाई का। वो कितना निकल करके आएगा? 2/5 रेशियो 3/5। अगर हम इसको ऐसे देखें तो 2/3। बताइए, 3 केस, कोई दिक्कत? कितना इजी था ये वाला, है ना। क्लियर है ये वाली बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, वैन न्यू रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर इज गिवन। ओके, तो इसका मतलब ओल्ड रेशियो भी गिवन होगा। कौन कौन है? आर, एस और के। तो इनका ओल्ड रेशियो कितना है? 4 3 7 दोनों 4/9, 3/9 और 2/9। और इनका न्यू रेशियो भी गिवन होगा 5/3। किस किस का? एस और के का। 5/8 और 3/8। इसका मतलब क्या है? ये भाई सब रिटायर हो गए, जो भी है ये क्या हो गए? ये रिटायर हो गए। अब जब ये रिटायर हो गए तो इसका मतलब क्या है? तो रिटायर हो गए और न्यू रेशियो इनका दिया हुआ है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर गेनिंग रेशियो तो निकालने की जरूरत, वो सॉरी न्यू रेशियो निकालने की तो ज़रूरत है नहीं। यहाँ पर सीधा क्या निकलेगा? गेनिंग रेशियो। क्या निकलेगा यहाँ पर? सीधा गेनिंग रेशियो। और अगर गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, न्यू रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग, सॉरी न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो क्या है? 5/8 माइनस 3/9, और यहाँ पर क्या आएगा? 3/8 माइनस 2/9। बताइए यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत? ठीक है ना। तो इनका एलसीएम जब मैं निकालूंगा तो इसका एलसीएम तो 72 आ जाएगा, फिर इसका भी 72 आ जाएगा। तो 9 5 45 माइनस 24, 27 माइनस 16, तो कितना कितना आ गया? 45 में से माइनस 24 अगर हम करेंगे तो 21/72, और इधर कितना आ जाएगा? 11/72। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा गेनिंग रेशियो है किसका?
एस और के का वो कितना कितना निकल जाएगा, 21:11। ये हमारा आंसर। इसके अलावा रिटायरमेंट में कोई भी पांचवा केस नहीं बनता। ये सारे केस हैं। क्लियर है? बताइए, क्लियर हो गया? तो ये क्वेश्चंस आप एक बार जब देखेंगे ना और इनको करके देखेंगे, अच्छा जिन्होंने एडमिशन वाली क्लास ली होगी उनको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, है ना। चलिए आगे दूसरा टॉपिक आज का जो हमारा है वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है। क्या है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इसमें थोड़ा सा जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है गुडविल का वो अलग तरीके से होता है। तो एक कॉमन केस हमने ले लिया है ना, एक कॉमन केस हमने ले लिया है, तो उसके बेसिस पर अब हम क्या कर लेंगे, चलिए A, B, C are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:1. C retire and on the day of C retirement, goodwill is valued at ₹60,000. तो ये फर्म की गुडविल है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल केस। अभी मैं केस भी लिख दूंगा। देखिए, जब दो पार्टनर थे ए और बी और उन्होंने सी को एडमिट किया, किसको एडमिट किया? सी को एडमिट किया। तो जब सी एडमिट हुआ तो ये अपने साथ दो चीज़ें लेकर के आया, एक तो कैपिटल और एक प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल क्यों लेकर के आया था? क्योंकि उसे पुराने शेयर्स में, पुराने जो प्रॉफिट्स थे उसमें क्या लेना था? हिस्सा लेना था। तो अगर उसे उसमें हिस्सा चाहिए तो इसका मतलब क्या है कि उसको प्रीमियम लेकर के आना पड़ेगा, है ना। ये एडमिशन वाला केस था, एडमिशन वाला। अभी क्या है? रिटायरमेंट वाला केस है। ए, बी और सी ये तीन पार्टनर हैं। इसमें से सी ने क्या करा? रिटायरमेंट लिया। सपोज करो सी ने फर्म को 10 साल दिए। तो एक बात मुझे बताओ, क्या 10 साल में सी ने फर्म की गुडविल क्रिएट करने के लिए कुछ भी नहीं किया होगा? हो ही नहीं सकता। तो उसका भी गुडविल में कंट्रीब्यूशन रहा होगा। फर्म का नाम बिल्ड करने में, फर्म को ब्रांड बनाने में उसका भी कंट्रीब्यूशन रहा होगा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर सी चला जाएगा, है ना, अगर सी चला जाएगा तो उसका प्रॉफिट कौन एंजॉय करेगा? सर ए और बी एंजॉय करेंगे। अब जब सी एडमिट हो रहा था तब तो सी से प्रीमियम लिया था। अब जब ये जाएगा तो क्या ये ए और बी को ऐसे ही छोड़ देगा? नहीं, ये भी इनसे गुडविल का शेयर लेकर के जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। जितना ये सेक्रीफाइस कर रहे थे उतना ये दे रहा था। अब जितना ये दोनों गेन करेंगे उतना ये लेकर के आएगा, हिसाब बराबर। क्या यहां तक बात समझ में आ गई ये वाली? चलिए, क्या क्या केस बनते हैं सपोज करते हैं। तो रिटायर कौन हो रहा है? सी रिटायर हो रहा है। और इसमें मैंने पहला केस देखिए, इसका केस लगभग लगभग प्रीमियम फॉर गुडविल की तरह ही है। इफ न्यू रेशियो इज 3:2, ये इसको इस तरह से समझो, इफ न्यू रेशियो 3:2 की जगह पर, ठीक है, इफ नथिंग इज मेंशन्ड, अगर फर्म में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है तो मैंने आपको बताया था कि अगर फर्म में कुछ भी मेंशन नहीं है तो तीन पार्टनर हमारे बनते हैं, है ना। तो ए बी सी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 3:1। रिटायर कौन हो रहा है? ये बच्चे कौन? ए और बी। तो इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा? 3:2। और यही क्या कहलाएगा?
गेनिंग रेशो बोलो, यहाँ तक बात समझ में आ गई थी? ये तो अभी जस्ट हमने किया है ना, कोई चेंज नहीं है ना? कोई चेंज है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें क्या करना है, हमें पार्टनर की गुडविल निकालनी है। अब निकाल लेते हैं साहब। कौन से पार्टनर की है? रिटायरिंग पार्टनर की। किसकी गुडविल निकालनी है हमें? रिटायरिंग पार्टनर की। तो सीज शेयर ऑफ गुडविल कैसे निकलेगी? टोटल गुडविल ऑफ द फर्म मल्टीप्लाई बाय सी का शेयर, दैट इज इक्वल टू द 10,000। इसका मतलब सी की गुडविल कितनी है? 10,000। जिसको कौन देंगे? ए और बी लेंगे। तो आपको जर्नल एंट्री तो पता है ना? याद है जर्नल एंट्री क्या बनती है? देखो, देगा कौन? देखो नहीं याद है कोई बात नहीं, लॉजिक समझो। देगा कौन छोड़ो, गुडविल मिलेगी किसको? ए को, बी को या सी को? बताओ। गुडविल मिलेगी किसको? ए को, बी को या सी को? जो रिटायर हो रहा है सर। अब रिटायर कौन हो रहा है? सर सी ही रिटायर हो रहा है। तो इसका मतलब सी को गुडविल मिलेगी, तो सी का अकाउंट बढ़ेगा कि कम होगा? सर बढ़ेगा। बस बात खत्म हो गई। कितने रुपए? 10,000 रुपये। देगा कौन? सर ए और बी देंगे। इनके कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे? सर कम हो जाएंगे। तो इनके कैपिटल अकाउंट को हम क्या कर देंगे? किस रेशियो में? सर गेनिंग रेशियो में। तो 3:2 में जब डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 6,000। और बताइए, केस 1 क्लियर हो गया? क्लियर केस 1? चलिए आगे बढ़ते हैं। केस 2। केस 2 में क्या है? इफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:5 इज गिवन। क्लियर बात? अच्छा ओके। तो इसका मतलब क्या है? ए, बी और सी, उनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है ना? कितना? 3:1 था ना? तो 3/6 2/6 और 1/6। न्यू रेशियो कितना दिया हुआ है? 7:5, क्योंकि रिटायर तो सी ही हो रहा है। तो 7:5 का मतलब क्या? 7/12 और 5/। तो अगर मैं, ये भी केस आपने किया हुआ है, तो अगर मैं इनका सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग निकालूं तो क्या आएगा? तो अगर मैं इसका सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग निकालूं, तो गेनिंग रेशियो निकालूं, तो क्या फॉर्मूला बनता है? न्यू 7/12 माइनस 3/6। और इसका क्या बनेगा? इसका क्या बनेगा? 5/12 माइनस 2/6। तो एलसीएम कितना आ गया? 12। 12 है ना? कितना आ गया? 12 और 12। तो कितना आ जाएगा? 1/12 और 1/12। तो गेनिंग रेशो कितना आ गया? 1:1। अब क्या करना है? बोलो क्या करना है? सीज शेयर ऑफ गुडविल। सीज शेयर ऑफ गुडविल 60,000 मल्टीप्लाई 1/6, दैट इज इक्वल टू 10,000 है ना? एंट्री क्या बन जाएगी? सर एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो सी को मिल जाएंगे 10,000 रुपये। कितने मिल जाएंगे? 10,000 रुपये, जिनमें से 5,000 ए दे देगा और 5,000 कौन दे देगा? बी दे देगा। बोलिए क्लियर बात? चलिए थर्ड केस देखते हैं।
एक बार देख तो लो तुम लोगों को दिख भी रहा है या नहीं दिख रहा है। चलिए दिख रहा है। केस थ्री में हम क्या ले रहे हैं, इफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉर ए एंड बी इज 2:1। ठीक, तो सेम कहानी रिपीट कर दो। ए बी और सी, तो ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है, 3/6, 2/6 और 1/6। इसका तो निकलेगा नहीं क्योंकि न्यू रेशियो दिया हुआ है। अब क्या बचेगा हमारे पास, न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो कितना है, 2/3 और 1/3। तो इसका क्या निकाल लेंगे हम, गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे। तो निकाल लो गेनिंग रेशियो। कैसे निकलेगा, एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया। 2 2 4 -3, 1/6। और इसका कितना आ गया, 6 आ गया। 3 2 6, 2 2 तो ये तो 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, ओनली ए गेन्स। इसमें सिर्फ कौन गेन कर रहा है, ए गेन कर रहा है। इसका मतलब सारा का सारा जो शेयर होगा वो कौन सेक्रीफाइस गेन करेगा, ए गेन करेगा। इसका मतलब सी को जो 10,000 रुपये दिए जाएंगे वो कौन देगा, ए ही देगा। तो जर्नल एंट्री क्या पास हो जाएगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए, 10,000 रुपये। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, एक ये क्वेश्चंस हो सकता है कि आपको ये लग रहा हो कि ये क्वेश्चंस नहीं आने के हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अधिगम मंत्रा पर आप जो एक एक चीज कर रहे हो, एक एक चीज जो मैं करा रहा हूं, वो सारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। बड़े ध्यान से एक एक चीज़ को समझो, कहीं लास्ट में ऐसा ना हो कि आपको ये रिग्रेट हो कि यार सब कुछ तो यूट्यूब पर मिल रहा था। अगर हम ध्यान से उसको देख लेते, समझ लेते, पढ़ लेते, तो हमें चाहे एक ही नंबर का एडवांटेज मिलता बट मिल जाता। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपको इन सभी लेक्चर्स से अगर आपने लास्ट तक वीडियोस देखी एग्ज़ाम तक, आपको बहुत बेनिफिट्स होंगे, बहुत बेनिफिट होगा आपको एग्ज़ाम में इन सब पॉइंट्स का, टॉपिक्स का, अगर आपने ध्यान से पढ़े हैं तो। इसीलिए मैं ज़्यादातर अब जो मुझे स्टार्टिंग में मैंने कुछ पीडीएफ्स उससे कराए थे नोट्स बना करके, अभी मैं सारे आपको न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। मैं चाहूँ तो यही सारी चीज़ें आपको थ्योरेटिकल बेसिस पे जर्नल एंट्री करा दूँ, सामने इलस्ट्रेशन रख दूँ और हो जाए। नहीं, ये नहीं कराना, क्योंकि जब तक जैसे मैं लिखूँगा आपको बोलूँगा तो वो चीज़ आपके दिमाग में जाएगी, आप देखोगे, आप सुनोगे, तो आपके सारे सेंसेस काम करेंगे, वो आपकी चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। और जब भी वो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो वो स्टक होगा आपके दिमाग में कि हाँ भाई ये हमने पढ़ा था और ये ऐसे हुआ था। तो वहाँ पर आपके उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। सीट निकालनी है ना अगर, तो थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, है ना। और उस सेक्रीफाइस के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सीधी सीधी सी बात है, स्टूडेंट्स लाइफ का सेक्रीफाइस केवल एक ही है, मेहनत करना। कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहना चाहिए, और किसी भी कॉन्सेप्ट को तो ये बिल्कुल भी मत समझ लेना कि यार ये आता है पहले करो, नहीं आता है वो तो बाद में करना। जो बच्चे ये कहते हैं ना कि ये तो आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, एग्जाम्स में उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है और कहते हैं कि यार ये तो हमें आता था और ये हुआ नहीं है। आपकी लाइफ में भी ऐसा हुआ होगा, ये गलती मत करना, मौका नहीं मिलेगा। ये एक हैशटैग याद रखो, अब की बार केवीएस पार हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, अपना आगे का कंटिन्यू करते हैं। तो बस खत्म कहानी है वाली, है ना। चलिए थर्ड केस हो गया, आइए फोर्थ केस करते हैं अब अपना। केस फोर्थ में क्या कह रहा है, इफ न्यू प्रॉफिट
शेयरिंग रेशियो इज इक्वली, ओके, ये भी कर लेंगे हम। सेम ही कहानी है, ए बी और सी। देखिए केसेस तो दो ही हैं, एक जब पार्टनर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेकर के आ रहा हो, मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हो क्वेश्चन में, और एक जब नहीं दिया हो। बाकी करना तो उसको किस में, गेनिंग रेशियो में है ही। तो अगर गेनिंग रेशियो दिया हुआ है तो है ही, तो दो ही केस बनते हैं। लेकिन इनकी एंट्री करने के तरीके अलग अलग हैं। अब देखो उसमें पहले जो हमने दूसरा केस किया था उसमें दोनों पार्टनर गेन कर रहे थे, तीसरा जो केस किया उसमें क्या कर रहे थे, एक पार्टनर गेन कर रहा था। अब इसका निकाल लेते हैं। इसमें क्या है, ओल्ड रेशो दे रखा है 3/6, 2/6 और 1/6। न्यू रेशो निकालना है। न्यू रेशो निकालना क्यों है, दे रखा है सी रिटायर हो रहा है, तो कितना कितना 1/2 और 1/2। तो अगर मैं इनका बच्चे, अगर मैं इनका गेनिंग रेशो निकालूं तो क्या आना चाहिए बताओ, ऐसी बताओ फटाफट से कमेंट करो, पता तो चले कि तुम कितना ध्यान लगा रहे हो। देखो एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 - 3 0, ओके। कितना आ गया, 6 आ गया, 3 - 2 1, ओनली बी गेन्स। पहले वाले में कौन गेन कर रहा था, ए, इस वाले में कौन गेन कर रहा है, बी। तो इसका मतलब सारा का सारा शेयर कौन देगा, बी देगा। तो एंट्री क्या बन जाएगी, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए, 10,000 रुपये। खत्म कहानी, कोई दिक्कत। चलें आगे, तो इजी है, आ जाइए साहब। कितने केस हो गए, कौन सा केस था, 4 6 केस है, 2 और करना है। केस 5, ठीक है। इफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, if new profit sharing ratio is 3:1, similarly A, B और C, old ratio 3/6, 2/6, 1/6, new ratio 3/4, 1/4, इसका कुछ नहीं होगा। गेनिंग रेशो न्यू माइनस ओल्ड, तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, बताइए कितना एलसीएम आ जाना चाहिए, 12 एलसीएम आ जाएगा, 12। तो 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, माइनस 6 2 जा 12, 2 3 जा 6, और यहाँ पर भी 12 आ जाएगा। 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, माइनस 2 2 जा 4। तो ये आ गया हमारा 9 - 6 कितना आ गया, 3/12, और यहाँ पर -1/12, ओके। अब यहाँ पर समझो, अगर एक प्लस में है और एक माइनस में है तो आपने आप फॉर्मूला देखो, आपने फॉर्मूला कौन सा यूज किया है, आप फॉर्मूला देखो, आपने फॉर्मूला कौन सा यूज किया है। गेनिंग रेशो के लिए हमने फॉर्मूला यूज किया है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। इसको मैं दो पार्ट्स में बाइवर्सिफिकेट कर रहा हूँ, प्लस और माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव आंसर को। अगर आंसर पॉजिटिव है तो गेनिंग रेशो होगा, और आंसर नेगेटिव है तो सेक्रीफाइसिंग रेशो होगा। इसका मतलब जो ए है वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, और जो बी है वो क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। इसका मतलब क्या है यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक पार्टनर तो गेन कर रहा है और एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ए तो कर रहा है गेन 3/12 और बी कर रहा है सेक्रीफाइस, दैट इज 1/12। क्या इतनी बात समझ में आ गई, बताइए, क्लियर है ये वाली बात।
अब जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है ना, जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है तो हम कभी भी रिटायरिंग पार्टनर का नहीं निकालते, हम सीधा टोटल गुडविल ऑफ द फॉर्म से निकालते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ए का शेयर निकाल लो। कितनी गुडविल थी हमारी? 60,000। 60,000 को 3/12 कर दो, कितना आ गया? 15,000। ऐसे ही बी का निकाल लो। 60,000 मल्टीप्लाई 1/12 दैट इज 5,000। और सी का शेयर है ही हमारा 60,000 मल्टीप्लाई 1/6 दैट इज 10,000। बोलिए, जब भी एक ही क्वेश्चन में कोई भी सेक्रीफाइस और गेन दोनों कर रहे हो तब हमें ये कंसिडर करना है, ठीक है। अब देखो, गेनिंग को क्या करते हैं? गेन वाले व्यक्ति को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो इसका मतलब ए क्या हो जाएगा? ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2 सी तो डेबिट क्रेडिट हो ही रहा है ना, सी तो क्रेडिट हो रहा है। अब क्योंकि बी सैक्रिफाइस कर रहा है तो बी का अकाउंट भी क्या होगा? क्रेडिट होगा। पहले क्या हो रहा था? बी गेन कर रहा था तो डेबिट हो रहा था, अब सैक्रिफाइस कर रहा है तो क्रेडिट होगा। तो ए का अमाउंट हमने कितना निकाला था? 15,000। सी का हमारा कितना निकला है? 10,000। और बी का हमारा कितना निकला है? 5,000। 5,000, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल देखिए, ये सारे क्वेश्चंस आपको इसलिए कराए जा रहे हैं ताकि आपके मार्क्स ना रुकें, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर्स भी तो नहीं रुकने चाहिए ना यार, इसकी भी चिंता आप करो थोड़ी सी, है ना। लास्ट केस डिस्कस कर रहे हैं, केस 6। न्यू रेशियो दिया हुआ है, सीधा ही लिख ले रहे हैं। न्यू रेशियो इज 1:2। सेम कहानी, ए बी सी। ओल्ड रेशियो 3/6, 2/6 और 1/6। न्यू रेशियो कितना दिया हुआ है? 1/3, 2/3। अब क्या निकालना है हमें? गेनिंग रेशियो निकालना है। एलसीएम कितना आ जाएगा? 6, और इसका कितना आ जाएगा? 6। 3 2 ज़ा 6, 2 - 3 -1, है ना। 2 3 ज़ा 3 2 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 -2, 4 -2 आ गया 2, ठीक है। 4 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 4 -2। बस अब बताओ, ये क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है। ये क्या कर रहा है? गेम उल्टा हो गया, है ना। अब हमें क्या करना है? ए का ए सेक्रीफाइस, ए सेक्रीफाइस कितना कर रहा है? 1/6। किसका? 60,000 का। कितना आ गया? 10,000। बी गेन कर रहा है कितना? 2/6। किसका? 60,000 का। कितना आ गया? 20,000। कितना आ गया? 20,000। और सी का शेयर तो आ ही रहा है, 1/6 इज इक्वल टू 60,000 दैट इज 10,000। क्लियर कहानी? चलिए, एंट्री सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गेन कौन कर रहा है? बी। तो बी का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट। कितने से? 20,000 से। 2 सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? ए। तो ए का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, और साइमल्टेनियसली सी का भी क्रेडिट हो जाएगा। 10,000 और 10।
सिर्फ इतने से क्वेश्चन हैं आपके। इसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस और रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये मैंने टॉपिक आपको फंडामेंटल में कराया हुआ है, सिमिलर है, कोई चेंज नहीं है। एक सेकंड, फंडामेंटल में कराया हुआ, और ये चीज़ मैंने आपको कराई थी एडमिशन में। कितने केसेस कराए थे? 26 केसेस कराए थे। तो एक बार आप इनको क्या कर लें, दोनों को रिवाइज कर ले पुरानी वीडियोस के साथ, ठीक है? छोड़ना नहीं है, रिवाइज करना है, ताकि वो एक जो सीक्वेंस है वो बना रहे। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम कैपिटल एंड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है? दो बातें और। पहली, नोट्स बनते रहने चाहिए, रुकने नहीं चाहिए। जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं उनकी प्रैक्टिस भी करनी है, उन्हीं की कर लो चाहे, वरना नेट पर बहुत सारे जो है क्वेश्चन इनसे रिलेटेड अवेलेबल हैं आपके पास, बहुत इजीली हो जाएंगे। बुक्स की ज़रूरत नहीं है। बच्चे कहते हैं बुक्स कौन सी लेनी है, कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ, बुक्स की कोई नीड नहीं है। आप जितना कंटेंट बुक से करोगे उससे ज़्यादा कंटेंट मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको बुक्स की कहीं की कोई ज़रूरत नहीं है। एमसीक्यू की प्रैक्टिस के लिए आपको बुक चाहिए होगी, वो आप ले लेना, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन नोट्स बनाने के लिए और चीज़ों को समझने के लिए आपको बुक्स चाहिए, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट। बहुत सारे लोग कहते होंगे, पर यहाँ पर आपको बुक्स की लिटरली नीड नहीं है। एमसीक्यू में भी नहीं पड़ेगी, इतने एमसीक्यू करा दूंगा मैं। नोट्स रिवीजन पैरेलल होते रहना चाहिए, और सेल्फ स्टडी इससे अलग, ठीक है ना? फटाफट से आप सब्सक्राइब कर दीजिए। मैंने आपसे कहा था चैनल को ग्रो करने की जिम्मेदारी आपके पास है, बाकी वीडियो को लाइक और शेयर तो करते रहिए, ये तो रुकनी ही नहीं चाहिए। और हाँ, अगर आपको कोई क्वेरी है तो फटाफट से कमेंट करो, और अगर आपको वीडियो भी अच्छा लग रहा है या वीडियो में क्या और चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, कोई भी चीज़ है, तो फटाफट से कमेंट कर दो जल्दी। चलिए, मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, जहां पर हम डिस्कस करेंगे आगे के कुछ और कॉन्सेप्ट्स। तब तक अपना ख्याल रखिए, वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। जय हिंद।